हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। हम लोग आज जो हमारे इम्पोर्टेंट क्रॉप हैं उन पे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो हमारा पार्ट 1 के अंदर हम ओनली राइस के ऊपर जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं जो आपके डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, चाहे वो आपका एएफओ हो, नाबार्ड हो, एडीओ हो, इफको, एफसीआई, बीईओ, चाहे वो लॉट्स ऑफ एग्जामिनेशन हो, तो उनको हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो ये 50 एमसीक्यू आपके लिए हो सकते हैं चैलेंजेस लेके आए, बट आपको अपने माइंडसेट, अपना जो भी आपने थ्योरी पढ़ा है उसको यूज़ करते हुए आपको आंसर करना है और लास्ट में आप एनालिसिस कीजिएगा कि ये 50 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, और डेफिनेटली वो हमारे कमेंट सेक्शन में आना चाहिए कि आप कितने स्कोर कर पा रहे हो। बट अगर आपको लगता है कि सर हमने थ्योरी नहीं पढ़ा है, तो आपके लिए हमारे चैनल पे थ्योरी भी अवेलेबल किया गया है और वो भी बहुत डिटेल में करवाया गया है। चाहे आप सीरियल्स क्रॉप की बात करें, चाहे आप लेग्यूमिनस क्रॉप की बात करें, चाहे आप प्लांटेशन क्रॉप की बात करें, हॉर्टिकल्चर क्रॉप की बात करें, तो जितने भी आपके क्रॉप्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पढ़ना है, चाहे आप सेमेस्टर एग्जामिनेशन में ही क्यों ना हो, तो वो सारे को डिटेल में कवर करवाया गया है। अगर यकीन नहीं होता तो आपको सिंपल सा काम करना है, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा और आप देखेंगे प्लेलिस्ट के सेक्शन में तो सीरियल क्रॉप करके एक प्लेलिस्ट बनाया है हमने, जहाँ पे आप देखेंगे तो राइस, वीट, मेज़, है ना, सोरगम, बाजरा, शुगर केन, ग्राउंडनट, तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं उनको हमने कवर किया है। इसके अलावा आप आगे देखेंगे तो आपको मिलेगा, है ना, फ्लोरिकल्चर के लिए जितने रोज़ वगैरह है वो कवर करवाए गए हैं। इसके अलावा स्पाइसेस कॉन्डिमेंट कवर किया गया है, प्लांटेशन क्रॉप कवर किया गया है ना, ऑयल सीड क्रॉप आपको मिल जाएगा। तो आप एक बार हमारे प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा, पल्सेस भी मिल जाएगा आपको। तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा कि लॉट्स ऑफ टॉपिक को हमने काफ़ी डिटेल में करवाया हुआ है। तो अगर आपको लगता है कि एमसीक्यू पे उतना पकड़ नहीं है, आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो आपसे मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार हमारे थ्योरी वाले पोर्शन पे डेफिनेटली मूव कीजिएगा। आपको फिर एमसीक्यू करने में काफ़ी मज़ा आएगा और आपके क्वेश्चन भी बनेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप रेडी हो तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है जो कि काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है और आप कई बार के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए बताइए, क्वेश्चन ये है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोटीन फाउंड इन राइस। राइस के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है, आपको उस प्रोटीन का नाम बताना है। चलिए बताइए गाइस, क्या होगा सही आंसर? ग्लूटेनिन होगा, ओराइजनिन होगा, जीन होगा या फिर ग्लैडिन होगा? बताइए। या आपको आप सही बोल रहे हो कि सर इसका आंसर ओराइजनिन होगा। बहुत सारे तो बोल रहे हैं गुलेटिन होगा। अरे भाई, गुलेटिन कैसा होगा? गुलेटिन तो आप देखे होंगे कि व्हीट में जो आप चपाती खाते हो ना, तो चपाती की क्वालिटी इतनी अच्छी क्यों होती है? जस्ट बिकॉज ऑफ गुलेटिनिन की वजह से। तो ये कहाँ पाया जाता है? व्हीट के अंदर, ना कि राइस के अंदर। ओराइजनिन जो होता है ना, ये पाया जाता है आपके राइस के अंदर, आपके पेडी के अंदर। और यहाँ भी थोड़ा सा अगर डिटेल में क्वेश्चन अगर एग्जामिनर पूछ देगा क्वेश्चन, तो याद रखिएगा कि ब्राउन राइस कब होता है भाई? जब ये राइस बिफोर मिलिंग, या फिर जब ये बिफोर मिलिंग का जो प्रोसेस होता है ना, तो उनको हम क्या बोलते हैं? ब्राउन राइस। जब उसको आप मिलिंग करवा दोगे, प्रॉपर पॉलिशिंग करा दोगे, हलिंग करा दोगे, तो वो क्या हो जाता है? वाइट राइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब आप वो राइस ब्राउन के फॉर्म में है, तो इसमें जो प्रोटीन कंटेंट पाया जाता है वो 7 to 9% पाया जाता है। और जब ये वाइट राइस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उस टाइम जो प्रोटीन पाया जाएगा वो 6 to 7% पाया जाता है। ठीक है, जिन तो आप पता ही आपको, ये मेज़ के अंदर पाया जाता है। तो होप सो गाइस आपको समझ में आया होगा कि ओराइजनिन एक प्रोटीन होता है जो राइस में पाया जाता है। भूलिएगा नहीं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, देखते हैं कितने बच्चे इसको सही कर पाते हैं। क्वेश्चन है, विच जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फिज्म इन राइस। ड्वार्फिज्म समझते हो क्या होता है? बहुत लोगों को ये टर्म ही पता नहीं होगा, ड्वार्फिज्म का मतलब क्या होता है। ड्वार्फिज्म का मतलब होता है कि आपने देखा होगा कि प्लांट का हाइट जो है वो छोटा हो जाएगा, है ना। तो आप देखेंगे कि पहले क्या हुआ करता था कि प्लांट, जो राइस का प्लांट होता था, काफ़ी लंबा होता था, जिनकी वजह से जब उनमें बालियाँ आती थी, जब उनमें राइपनिंग होता था, है ना, तो वो प्लांट ऐसे झुक जाता था जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनका हाइट काफ़ी लंबा है। ठीक है, देन फर्दर जब इनका इवोल्यूशन पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि इनका जो साइज़ है वो कम कर दिया गया। ठीक है, तो वही साइज़ जो कम होता है ना राइस के प्लांट में, राइस का जो प्लांट है उसका साइज़ हमने छोटा कर दिया, हाइट छोटा कर दिया। तो उसके लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है? उसी को बोलते हैं ड्वार्फिज्म का सिंपल सा मतलब हो गया स्मॉल हाइट।
ठीक है, चलिए बताइए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? क्या नोरिन 10 है, RST1 है, ओपेक 2 है या फिर डीजी उजेन है? एवरीवन आंसर करेंगे इसका? डेफिनेटली इसका सही आंसर हो जाएगा डीजी उजेन। ठीक है, अब इनके ऊपर भी थोड़ा सा देखो, मैं चाहता तो डायरेक्ट आपको आंसर क्लिक करवा के आगे बढ़ सकता था, लेकिन ऐसा मैं नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि फिर वो वही बात हो गई कि बाकी चैनल की तरह एक आंसर मार के आगे बढ़ते जा रहे हो, वो नहीं करना है आपको। मैं डिटेल में समझाते चलूँगा, ठीक है, कि इसका कैसे हमारे पास ये जीन आया, क्या इनके पीछे हिस्ट्री रही होगी, तो हम काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे, है ना। और जिनको दिक्कत है भैया इंटू 2 में देखिए या फिर किसी और का चैनल होगा वहाँ पर जाकर देखिए, जहाँ पे सीधा आंसर बता के आगे बढ़ता है। चलिए डीजे उजिन की बात करें तो इनके खास बात ये था कि ताइवान की से ये यहाँ पे स्टोरी आता है। ताइवान के अंदर एक फार्मर था, ठीक है, जिन्होंने जेपोनिका स्पीसीज जो जापान में कल्टीवेट होता है, जेपोनिका स्पीसीज को कल्टीवेट किया था अपने फील्ड के अंदर। ठीक है, तो जब वो फील्ड के अंदर कल्टीवेट किया, जब उनका साइज़ बड़ा हो गया, तो उन्होंने ये देखा कि बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जिनका साइज़ जो है वो छोटा रह गया है। तो वो थोड़ा अचंभित हुआ कि भाई ऐसा क्यों हुआ, बाकी प्लांट तो सब ठीक है लेकिन कुछ ऐसे प्लांट रह गए हैं फील्ड के अंदर जिनका साइज़ अभी भी छोटा है। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ के जो नज़दीकी वैज्ञानिक थे, जो कृषि वैज्ञानिक थे, उनको उन्होंने बुलाया। तो उन्होंने बुलाने के बाद वो जो वैज्ञानिक थे उस प्लांट को एज ए सैंपल के फॉर्मेट में अपने लैब में ले गए और उनके सीड को उन्होंने कलेक्ट कर लिया। ठीक है, सीड को ले लिया और जब वो उस पर स्टडी किए, एनालिसिस किए, तो पता चला कि वो जो सीड जिनका सॉरी वो जो प्लांट जिनका साइज़ छोटा हो गया था वो म्यूटेशन की वजह से हो गया था। अब म्यूटेशन क्या है आप अगर नहीं जानते हो तो भैया वेट कीजिए, या फिर मैंने पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी अपने जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग वाले सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो म्यूटेशन की वजह से वो प्लांट का हाइट जो है वो छोटा रह गया था। और फिर इनके सीड को उन्होंने लिया और उनके जीन को निकाला, तो और उस जीन को इन्होंने नाम दिया डीजी उजेन। ठीक है, और वही जीन जो है वो हमारे पेडी के जो छोटे हाइट हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसी का क्रॉस किया गया लेटिसेल के साथ, पेटा के साथ, और यहाँ से आपके 2 वैरायटी डेवलप किए जाके गए हैं, IR8 और TN1। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो मैं बताने का सिंपल सा मतलब था कि भाई अगर पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन ड्वार्फिज्म इन राइस के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो मेरे साथ बोलिए डीजी उजेन, आज के बाद भूलिएगा नहीं। ठीक है, चलिए अब और भी देख लो। नोरिन 10 एक छोटे जीन की वैरायटी है। ठीक है, और इन्हीं से ड्राइव हुआ है RST1। ठीक है, और एक और हुआ है RST2। ठीक है, किसके अंदर, व्हीट के अंदर। ठीक है, और ओपेक 2 तो पाया जाता है मेज के अंदर। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नो गाइस, अगला क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द ऑप्टिमल टेम्परेचर रेंज फॉर फ्लावरिंग या ब्लूमिंग इन राइस। आपको बताना है कि राइस के अंदर जब फ्लावरिंग का टाइम आता है, जब उसी को हम बोलते हैं ब्लूमिंग, तो उस टाइम आइडियल टेम्परेचर कितना होना चाहिए बताइए। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये, पूछा गया था आपके इफ्को एग्जामिनेशन के अंदर। बताइए क्या 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, 25 से 30, हाँ 26.5 से 29.5 या फिर 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। चलिए सब इसके आंसर करेंगे, एनी एवरीवन। वाह 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 वाह, कितने स्मार्ट हो ना आप लोग। सबको लग रहा है कि सर यहाँ पे थोड़ा बोल्ड करके इस बॉक्स को कवर ये बनाया गया है, तो इसका आंसर उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने 30 से 35 दिया है। अरे मेरे भाई, ये मैंने जस्ट इसलिए दिया था कि आप किस हद तक सोच सकते हो मैं पता कर सकूँ। अब देख पा रहे हो 70% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर किया है 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि ये बॉक्स जो है वो थोड़ा सा डार्क हो गया है, तो सबको लग रहा है कि सर से मिस्टेक हुआ होगा और इन्होंने ये किए हैं। ऐसा नहीं है, मैंने ये जस्ट आपके बोलते हैं ना वो सोचने कि अब क्या सोच सकते हो, मैंने इसलिए दिया था मेरे भाई। सही आंसर इसका हो जाएगा 26.5 टू 29.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपको पता है कि जो हमारा राइस होता है ना, इनको एवरेज टेम्परेचर 20 से 35 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि इनको जब ये फ्लोरिंग इनमें आ रहा होता है, तो फ्लोरिंग के टाइम पे इनको जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है मेरे भाई, वो होता है 26.5 टू 29.5। और राइपेनिंग के टाइम पे जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो होता है आपका 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है,
याद रखेंगे। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है आपके पास, फॉर विच क्रॉप बिसाइड राइस इज स्लाइटली एसिडिक सॉइल pH 4.5 to 6 कंसिडर सुटेबल। सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास कि बताना है आपको कि राइस को छोड़कर कौन से ऐसे क्रॉप हैं जो कि आपके ऑप्शन में दिए गए हैं उनको भी एसिडिक सॉइल जो है वो रिक्वायर्ड होता है। आपको पता होनी चाहिए कि राइस का जो पीएच होता है ना, मतलब जो राइस को पीएच रिक्वायर्ड होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है अप टू 4 to 6, ठीक है, इतना इनको रिक्वायर्ड होता है। तो आप बताइए राइस को छोड़कर इतने में से कौन से ऐसे क्रॉप है जिनको एसिडिक सॉइल रिक्वायर्ड होता है, बताइए। क्या व्हीट और बार्ले है, मेज और सोरगम, टी या पोटैटो, शुगर केन एंड कॉटन। तो इसका सही आंसर आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, सही आंसर इसका है टी एंड पोटैटो। इनको भी टेम्परेचर इनको भी जो पीएच होता है वो 4 to 6 के आसपास रिक्वायर्ड होता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन ये है आपके पास, व्हाट इज द रिकमेंडेड सीड रेट फॉर द SRI मेथड। SRI मेथड में कितना सीड रिकमेंड होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बताइए। और ये मैं आपसे बता दूं, ये क्वेश्चन आपका AFO एग्जामिनेशन का है, पूछा गया उसके अंदर, बताइए क्या होगा सही आंसर इसका। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग सर, श्री मेथड में, ये तो सबको पता होनी चाहिए कि श्री मेथड में जो सीड रेट रिक्वायर्ड होता है वो 5 to 8 kg पर हेक्टेयर होता है। आपको मोस्टली 5 kg मिलेगा, ठीक है। तो 5 kg जो है वो एक अप्रोप्रिएट आंसर है, 5 kg जो है वो सीड रेट रिक्वायर्ड होता है SRI मेथड में। अगर हम ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं तो 100 kg पर हेक्टेयर। अगर आप सीड ड्रिलिंग से सीड सोइंग कर रहे हो तो आपको 60 kg पर हेक्टेयर। अगर आप डिबलिंग मेथड यूज़ कर रहे हो तो 1.5 to 3 kg पर मीटर स्क्वायर। अगर आप, और बताइए कौन सा बच गया, ब्रॉडकास्टिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, डिबलिंग हो गया, श्री मेथड यूज़ कर रहे हो तो 5 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। ये कुछ इम्पोर्टेंट से हैं जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। सही आंसर क्या है इसका, 5 to 8 kg पर हेक्टेयर। आगे बढ़े, रेडी हो आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है ना आप लोग को MCQ करके, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है मेरे भाई। आप ये भी बात याद रखिएगा, इतना क्वेश्चन आप कर लोगे ना तो आपका एग्जामिनेशन के अंदर एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके पेटी से बाहर पूछा गया और हमने ना करवाया हो, ठीक है। तो आप लोग इसलिए अच्छे तरीके से कीजिए इसको। अब PDF में आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है आपका। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 मोस्ट क्रिटिकल स्टेजेस फॉर इरिगेशन इन राइस कल्टीवेशन। राइस कल्टीवेशन में 2 इंपॉर्टेंट कौन सा स्टेज है जहां पे अगर आपने इरिगेशन नहीं दिया तो डेफिनेटली आपको लॉस होगा, आपको नुकसान झेलना ही पड़ेगा, है ना। तो वही बात हो गया ना कि भाई हमारे लिए भी कौन सा ऐसा क्रिटिकल पीरियड है जहाँ पे अगर मेहनत नहीं करी तो पूरी ज़िंदगी आपको भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको पता ही है वो एज होता है 18 से हार्डली 25 से 26 साल। इस टाइम अगर मेहनत कर दिए तो भैया हम यहाँ पहुँच जाएंगे, नहीं किए तो यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से प्लांट के अंदर भी होता है कि उस टाइम अगर आपने इरिगेशन दे दिया तो आपको अच्छा यील्ड मिलेगा, आपने इरिगेशन नहीं दिया तो या तो प्लांट आपका मर जाएगा या तो यील्ड बहुत ही ड्रॉप हो जाएगा। बताइए कौन सा ऐसा क्रिटिकल पीरियड होता है राइस में। डेफिनेटली आप सब सही हो मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका सही आंसर है बूटिंग एंड पेनिकल इनिशिएशन। जब बूटिंग टाइम पहुंचता है और जब पेनिकल इनिशिएशन का टाइम होता है ना, उस टाइम आपको इरिगेशन देना ही देना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द अप्रोप्रिएट हलिंग परसेंटेज इन राइस। सब जानते हो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको एज इज याद होगा तो आप आंसर कर पाएंगे, नहीं याद होगा तो नहीं कर पाएंगे। हलिंग परसेंट बताना है आपको राइस के अंदर कितना होता है, बताइए। डेफिनेटली सही आंसर है इसका 66% होता है, लेकिन ऑप्शन में देखेंगे तो 66 to 67 है, तो सही आंसर इसका ये है ना। ये होता है आपका हलिंग परसेंटेज राइस के अंदर, ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका ये है, अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, विच विटामिन इज पार्टिकुलरली लॉस ड्यूरिंग द मिलिंग परसेंटेज ऑफ राइस। जब राइस का हम मिलिंग करते हैं तो
कौन सा विटामिन जो है वो लॉस हो जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका NABARD एग्जामिनेशन में पूछा गया है। कौन सा ऐसा विटामिन है जिसको जो है वो लॉस हो जाता है जब हम मिलिंग करते हैं राइस का? क्या विटामिन ए है, विटामिन बी है, ठीक है, स्पेशली B1, विटामिन सी है, विटामिन डी है? बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? एनीवन? थोड़ा सोचिए, दिमाग पे जोर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है आपका ये। बहुत बढ़िया। बहुत लोग गलत भी हैं लेकिन बहुत लोग सही भी बोल रहे हैं। विटामिन बी, स्पेशली B1, ठीक है। देखो अब यहाँ पे कंफ्यूज मत करना। अगर एग्जामिनेशन के अंदर विटामिन बी, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन आगे B3 है ना, ऐसा रहेगा तो सही आंसर क्या मारोगे? विटामिन B1। बट अगर इस टाइप का ऑप्शन रहेगा तो विटामिन, अब भी तो मारेंगे। साइंटिफिक नेम क्या है इसका? थायामीन। विटामिन B1 क्या बोलते हैं? थायामीन, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम भी आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पार बॉइलिंग इन राइस? राइस के अंदर बताया एक इंपॉर्टेंट सा इवेंट करते हैं, दैट इज पार बॉइलिंग, ठीक है। क्यों किया जाता है? इसका मेन पर्पस क्या है बताइए? क्या फ्लेवर को बढ़ाने के लिए, वाइटनेस को बढ़ाने के लिए, ग्रेन को हार्ड करने के लिए, और विटामिन B12 को रिटेन करने के लिए, या फिर कुकिंग टाइम को रिड्यूस करने के लिए? बताइए सही आंसर क्या है? थोड़ा सोचिए। अरे भाई बहुत लोग तो, कुछ ऐसे इंसान हैं महाअनुभव जो बोल रहे हैं कि टू रिड्यूस कुकिंग टाइम। अच्छा ऐसा है तो फिर क्या आप ऐसा करते हो कि उसको बहुत ही कम टाइम में तैयार कर ले? तो भैया मैगी है, आपने डाला गर्म पानी में, 5 मिनट में बन के हमारा चावल तैयार हो गया। फिर तो यही होना चाहिए। आप किस बेसिस पे इसको दे रहे हो? गलत है आंसर ये। बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? बिल्कुल इसका सही आंसर है टू हार्डन ग्रेन एंड रिटेन विटामिन B12। दिस इज द राइट आंसर गाइस। आप पार बॉइलिंग क्यों करते हो? इसके पीछे रीज़न ये होता है कि आप पहले के लोग क्या करते थे, पहले ज़माने में लोग क्या करते थे, ऐसा बन के आता था, इसमें उन्होंने राइस को डाल दिया, ठीक है, जिसमें हल ऊपर में जो हल है ना, वो हल जो आपका ग्रेन कवर होता है जिससे, वो इसमें होता है, ऊपर से लोग इसको ऐसे पीटते थे, और पीटने के बाद क्या होता था कि आपके ग्रेन भी टूट जाता था। अब जब ग्रेन टूट जाएगा, भाई मेरे भाई सुनो, ये आप ग्रेन है, ये टूट गया, ऐसे 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 बिखरा पड़ा हुआ है, और तो जाहिर सी बात है कि इसका कमर्शियल वैल्यू कम हो जाएगा, और जब इनकी कमर्शियल वैल्यू कम हो जाएगी तो आपको मार्केट में सही प्राइस नहीं मिलेगा, आपको नुकसान होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले उनको पार बॉइलिंग करते हैं। पार बॉइलिंग करोगे तो वो हार्ड हो जाएगा, तो जब उसका आप मिलिंग करवाओगे तो वो टूटेगा नहीं, ठीक है। तो एक प्रॉफिट ये होता है। दूसरा, जब पार बॉइलिंग करेंगे तो विटामिन B12 उसमें रिटेन हो जाता है, विटामिन B12 उसमें जो है उनकी अमाउंट बढ़ जाती है। तो याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सोच के बताइएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन है which tissue is rice leaf and stem facilitates oxygen transport especially in waterlogged condition? आपको मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो बार बार मैं आपसे एक चीज़ बताता हूँ, आजकल जो एग्जामिनेशन है ना, तो वो एग्जामिनेशन इस बात पे डिपेंड करता है कि आप क्वालिफाई करोगे नहीं करोगे, कि वो क्या करते हैं, क्वेश्चन इजी सा रहेगा लेकिन लैंग्वेज को वो ट्रिकी कर देते हैं मेरे भाई। तो बहुत ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन को पढ़ के समझने की प्रयास करो, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। आप मेरे पे डिपेंड मत रहो कि सर हिंदी में समझाएंगे तो हम जाके आंसर करेंगे। आप खुद में ये चीज़ डेवलप करो कि आप क्वेश्चन पढ़ के आंसर कर पा रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी देता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा लेकिन उसको लैंग्वेज को मॉडिफाई करके पूछेंगे। आप अगर AFO एग्जामिनेशन दिए होंगे ना, तो आपको पता चल गया होगा कि वो क्या करते हैं, क्वेश्चन के जो लैंग्वेज होते हैं उनको मॉडिफाई कर देते हैं। तो बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। तो आप देखेंगे कि राइस, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आप राइस में देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पानी होते हैं फील्ड के अंदर, है ना। पानी होते हैं कि नहीं होते हैं राइस फील्ड में? डेफिनेटली होते हैं। अगर इसी फील्ड में आप लगा दो कोई वेजिटेबल, तो उनके जो टिश्यूज़ है वो गलने लगेंगे, और हमारा प्लांट जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हमारा जो पेडी है वो पानी में होने के बावजूद वो सर्वाइव कर जाता है मेरे भाई? इसके पीछे क्या रीज़न है कि पानी में होते हुए भी वो सर्वाइव कर जाता है? तो याद रखिएगा, सही आंसर बताइए पहले इसका। क्या वो उनमें जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, पेरेनकाइमा, जिसको एरेनकाइमा मतलब मोस्टली इसमें एरेनकाइमा, या फिर अस्क्लेरेनकाइमा? बताइए
सही आंसर क्या है इसका? बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है मेरे भाई। ये एक बार इंटरव्यू में पूछा गया था, एक बार ये आप देखेंगे तो एफसीआई के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए सही आंसर क्या होगा? डेफिनेटली एरेनकाइमा। उसके जो होते हैं ना लीफ और स्टेम में क्या होता है? एरेनकाइमा टिश्यू होता है जो इसको सड़ने नहीं देता। ठीक है, तो उसका सही आंसर क्या होगा? एरेनकाइमा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन क्या है? कट जा रहा है भाई। अच्छा रुको और नीचे करता हूँ इसको। नो राइट। चलिए क्वेश्चन क्या है? विच बायो फर्टिलाइजर इज स्पेशली मेंशन फॉर यूज इन पेडी फील्ड विदाउट स्टैंडिंग वाटर? ठीक है, क्वेश्चन ध्यान समझो। क्या बोल रहा है कि विदाउट स्टैंडिंग वाटर में कौन सा बायो फर्टिलाइजर हम मेंशन करते हैं ताकि बेटर नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सके? भाई देखो, आपको पता है कि राइस के अंदर हम अजोला भी अप्लाई करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी अप्लाई करते हैं, एज़ोटोबैक्टर अप्लाई करते हैं, ये अप्लाई नहीं करते। तो इसको आप ऐसे भी अगर आप एलिमिनेट कर सकते हो, थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो। राइसोबियम तो यहाँ हमारे ज़्यादातर लेग्यूमिनस क्रॉप में होता है, तो ये ऐसे यहाँ से हट गया। अब आपके पास बचा 3 ऑप्शन। अब बताइए कौन सा ऐसा बायो फर्टिलाइजर है जिसको हम स्टैंडिंग वाटर में अप्लाई नहीं करते हैं? देखते हैं कितना लोगों का सही होता है। अच्छा क्वेश्चन है ये, हरियाणा एडीओ में पूछा गया है। सही आंसर इसका है एज़ोटोबैक्टर। क्या सही आंसर भाई? एज़ोटोबैक्टर। देखिए ये 2 ऐसे बायो फर्टिलाइजर हैं, ठीक है, जिसको हम यूज़ करते हैं स्टैंडिंग वाटर में, मतलब पानी उसमें जमा है उस तरह आप यूज़ करेंगे। लेकिन एज़ोटोबैक्टर जब आप फील्ड प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उस टाइम इसको अप्लाई किया जाता है, स्टैंडिंग वाटर में अप्लाई नहीं किया जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एज़ोटोबैक्टर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ड्रम कल्चर टेक्निक। वेरी वेरी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाबार्ड में पूछा गया क्वेश्चन है ये। बताइए क्वेश्चन का आंसर। ड्रम कल्चर टेक्निक जो है वो राइस में यूज़ होता है। तो पहली बात तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ड्रम कल्चर टेक्निक किस क्रॉप में यूज़ किया जाता है? राइस में किया जाता है। तो ये भाई इसको डेवलप किया गया था, इसका पीछे पर्पस क्या था? व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ ड्रम कल्चर टेक्निक इन पैडी फील्ड? क्या इसका पर्पस था? इंक्रीज पेस्ट रेजिस्टेंस। भैया ठीक है, क्या हम इससे कीट की संख्या को बढ़ा सकते हैं? हाँ, इम्प्रूव ग्रेन क्वालिटी, टाइमली सोइंग एंड सेविंग वाटर, इन्हांस अरोमा। ठीक है, अब यहाँ पे आप से 1 मिनट का आप मेरी बात ध्यान सुनिए। अब आपसे पूछूं कि राइस के अंदर जो अरोमा होता है वो किसके वजह से आता है? तो इसका सही आंसर पता है आपको? कमेंट में लिखिए, कमेंट में लिखिए जल्दी। और इसको नहीं पता यहाँ देखो, डाई एसिटाइल 1 प्रोपेनिल, इनके वजह से डाई एसिटाइल 1 प्रोपेनिल, मेरे साथ फिर से बोलो, डाई एसिटाइल 1 प्रोपेनिल, इनके वजह से पेडी में अरोमा आता है। ठीक, याद रहेगा। आगे बताइए, चलिए इसका आंसर बताइए। टाइमली सोइंग एंड सेविंग वाटर, ड्रम कल्चर टेक्निक जो डेवलप किया गया था, इसका सिंपल सा पर्पस था कि टाइमली हम सोइंग कर सकें और वाटर को सेव कर सकें। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन व्हाट फॉर्म डज द राइस क्रॉप प्राइमरी एब्जॉर्ब नाइट्रोजन? ठीक, इन व्हाट फॉर्म्स, ठीक है, बताइए मेरे को कि नाइट्रोजन प्लांट जो है वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन आप बहुत डालते हैं फील्ड के अंदर, आप डालते हो ना यूरिया, तो यूरिया में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। तो बताइए ये नाइट्रोजन प्लांट किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है मेरे भाई? क्या वो नाइट्रेट के फॉर्म में, केवल नाइट्रेट के फॉर्म में, केवल अमोनिया के फॉर्म में, केवल सॉरी दोनों अमोनियम और नाइट्रेट दोनों के फॉर्म में, या ऑर्गेनिक नाइट्रोजन के फॉर्म में? सही आंसर क्या होगा? थोड़ा सोचो, बताओ जल्दी से। डेफिनेटली इसका अगर आप सही आंसर की बात करोगे तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है बोथ। ये जो पेडी होते हैं, जो राइस होते हैं,
वो नाइट्रोजन को अमोनियम के फॉर्म में और नाइट्रेट के फॉर्म में, दोनों फॉर्म में ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर फील्ड के अंदर पानी भरा पड़ा है, ठीक है, पूरा पानी भरा पड़ा है, तो उस कंडीशन में पता है आपको यहाँ पे एनएरोबिक कंडीशन डेवलप हो जाएगा, क्योंकि भाई पूरा पानी, हमारा प्लांट जो पानी में, मतलब उसका जो मैक्सिमम पोर्शन पानी के अंदर डूबा हुआ है, सबमर्ज है, ठीक है। तो वहाँ पे एनएरोबिक कंडीशन डेवलप हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। और जब एनएरोबिक कंडीशन डेवलप हो जाएगा तो आप मेरे को बताइए, ठीक है, तो कौन सा उस फॉर्म में तो उस टाइम पे कौन सा फॉर्म हमारा इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, अमोनियम, ठीक है। जब एनारोबिक कंडीशन डेवलप हो जाता है ना, तो उस टाइम प्लांट जो है वो अमोनियम फॉर्म में नाइट्रोजन को यूज़ करता है, ठीक है। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 14, थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए, चलिए बताइए। व्हाट इज द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ ड्राई मैटर पेडी? मतलब 1 kg पेडी को प्रोड्यूस करने के लिए कितना वाटर रिक्वायर्ड होता है? 1 kg चावल को प्रोड्यूस करने के लिए कितना वाटर रिक्वायर्ड होता है, ये पूछ रहा है आपसे। बताइए, क्या 1000 लीटर, 2000 लीटर, 3000 लीटर या 5000 लीटर? बताइए सही आंसर क्या होगा? एनीवन? अरे बहुत स्मार्ट हो आप लोग। बहुत लोग बोल रहे हैं इस बार 2000 लीटर। पिछले बार वाला आपको याद आ गया कि सर ये बॉक्स फिर अंडरलाइन किया हुआ है, मतलब बोल्ड किया हुआ है, दैट मीन्स कि ये आंसर नहीं होगा। बट इस बार आप फिर चकमा खा गए। मेरे भाई सही आंसर इसका 5000 लीटर, ठीक है। आप सोच रहे हो कि आज हम क्यों राइस की खेती को बोलते हैं कि थोड़ा इसका यूज़, अब इस पे हम इससे हटते हैं और बाजरा की तरफ हम मूव करते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि सोचो ना, 1 kg चावल को प्रोड्यूस करने के लिए 5000 लीटर पानी यूज़ करते हैं, तो कितना पानी का हमारा वेस्टेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब 1 kg है ना, चावल को प्रोड्यूस करने के लिए आप 5000 लीटर पानी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए जो हम आजकल ऐसे बोल रहे हैं कि भैया हमें जो है वो बाजरा की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, अपना जो ट्रेडिशनल कल्चर था उस पर आइए, क्योंकि वो बाजरा ऐसा प्लांट होता है जो कि बहुत ही कम पानी में सर्वाइव कर जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा चीज़ों को, 5000 लीटर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, विच गैस इज कॉमनली रिलीज फ्रॉम फ्लडेड राइस फील्ड? फ्लडेड राइस फील्ड मतलब राइस फील्ड जो आपका पूरा फील्ड जो है वो पानी से भरा हुआ है, तो वहाँ पे आपका कौन सा गैस रिलीज होता है? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, कई बार आपके जनरल कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। बताइए कौन सा गैस निकलेगा भाई? ऑफकोर्स सही बोल रहे हो आप, यहाँ से मीथेन रिलीज होता है। अब होता क्या है, देखो कि जब हमारा फील्ड जो है ना वो पूरा भरा पड़ा होता है पानी से, तो वहाँ पे ये इस कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पे एनएरोबिक कंडीशन डेवलप होता है, आपको जैसे मैंने बताया, यहाँ पे एनएरोबिक कंडीशन डेवलप हो जाएगा, और एनएरोबिक कंडीशन में जो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं ये यहाँ पे आगे सर्वाइव करने लगते हैं, और जब ये मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया आके यहाँ पे सर्वाइव करेंगे तो जाहिर सी बात है ये मीथेन गैस को रिलीज करेंगे, ठीक है। और ये गैस हार्मफुल होता है, इससे क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। समझ में आया? तो ये दूसरा कारण कि पेडी का जो कल्टीवेशन है वो कम करनी चाहिए, ठीक है। पहला कि बहुत ज़्यादा पानी यूज़ होता है, दूसरा यहाँ से हार्मफुल गैस मीथेन जो है वो रिलीज होता है, ठीक। समझ में आ रही बातें? चलिए अगला ये क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर है आपका 16। क्या बोल रहा है? कॉन्टिन्यूअस कंजप्शन ऑफ पॉलिश्ड राइस, वो राइस जिसको आपने पॉलिशिंग कर दी, ठीक है, उसको ताकि वो अच्छा दिखे, उसकी मार्केट वैल्यू अच्छा हो, शाइनिंग करे। भाई कस्टमर कैसे लेगा? आप जब उस राइस को बहुत ही अच्छा बनाओगे, बहुत ही साफ, उसमें कोई भी गंदगी ना हो, ठीक है, प्योर दिखे, तो पॉलिशिंग इसलिए किया जाता है, ठीक है। तो इस कॉन्टिन्यूस आप पॉलिश्ड राइस को अगर कंजप्शन करेंगे तो उससे एक डेफिशिएंसी होती है, उस डेफिशिएंसी का आपको नाम बताना है। क्या वो अस्कर्वी होता है? अगर पिछला क्वेश्चन जो, चलो मैं एक हिंट दे देता हूँ आपको, मैंने बताया था कि अगर आप मिलिंग करेंगे तो उससे एक विटामिन की कमी हो जाती है, वो विटामिन था आपका B1,
ठीक है, B1 था ना, उसकी वो लॉस हो जाता है। ठीक है, तो बताना है आपको। अब यहाँ से आप थोड़ा हिंट कर लीजिएगा तो आपको सही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, उसमें कौन सा डिजीज होता है? स्कर्वी, पेलाग्रा, बेरी या फिर रिकेट? बताइए। बताओ, बहुत सिंपल सा है। अरे मेरे भाई सिंपल है, आपने पॉलिसिंग किया, विटामिन B1 हट गया। अब बताओ, विटामिन B1 से कौन सा बीमारी होता है? बेरी। ठीक है, कैसे भूल जाते हो? तो सही आंसर क्या है इसका? बेरी। ठीक, तो थोड़ा सा रेट कर पाए होंगे तो आप बता पाओगे कि भैया हमने राइस की पॉलिशिंग या फिर उसकी मिलिंग करी थी तो उसमें विटामिन B1 हमारा हट गया था, और जब विटामिन B1 ही नहीं रहेगा तो भैया हमें बेरी होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अगेन बहुत ही फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद होगा आंसर कर पाएंगे, नहीं याद होगा नहीं कर पाएंगे। बताओ, IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? कटक इंडिया, हैदराबाद इंडिया, लॉस बेनोस फिलीपींस, रोम इटली? कहाँ है बताओ? वेरी गुड, सही, आप सब सही बोल रहे हो सर। सही आंसर है इसका लॉस बेनोस फिलीपींस। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इकाइनोक्लोआ कोलोनम इज कंसिडर्ड व्हाट टाइप ऑफ वीट इन राइस? ठीक है, आपको पता है, ध्यान सुनना। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था लास्ट ईयर कि वहाँ पे पूछा था कि विच वीट फाउंड इन पेडीफील्ड, तो वहाँ पे इकाइनोक्लोआ लिखा हुआ था। ठीक है, और भी वीट्स नाम लिखे हुए थे लेकिन इकाइनोक्लोआ ऑप्शन में था, तो आप इकाइनोक्लोआ को मारेंगे। ठीक है, याद, पहला अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो, बट यहाँ पूछ रहा है आपको ये वीट का नाम ही दे दिया है इकाइनोक्लोआ कोलोनम। ठीक है, ये पूछ रहा है कि ये मोस्टली आपको पेडी के फील्ड में देखने को मिलेंगे, तो ये किस टाइप का वीड होता है? क्या एक्वेटिक होता है, ब्रॉड लीफ होता है, पैरासिटिक होता है, मिमिक्री होता है? बहुत लोग पता है इसका सही आंसर क्या मार रहे हैं? आप मार रहे हो एक्वेटिक। क्यों? क्योंकि जो आपका पेडी है सर वो पानी में रहता है, तो ये भी वीड है वो भी पानी में रहेगा, इसलिए एक्वेटिक होगा। मेरे भाई आप गलत बोल रहे हो, ये वीड होता है, ये इसको हम मिमिक्री वीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिमिक्री वीड बोलते हैं। ये आपको जब वेजिटेटिव स्टेज होता है ना प्लांट का, तो बिल्कुल आपको देखने को लगेगा कि भैया सेम टू सेम हमारा ये पेडी फील्ड है, पेडी क्रॉप है, एकदम बिल्कुल वैसे ही वो दिखाई पड़ता है। इसलिए इकाइनोक्लोआ कोलोनम जो है वो मिमिक्री वीड है। एक और होता है इकाइनोक्लोआ अस्ट्राइगा, उसको बार्न यार्ड बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है आपका, विच हर्बिसाइड ऑल्सो नोन एज सेटर्न इज मैंशनड एज कॉमनली यूज्ड इन राजस्थान राइस वीड कंट्रोल? राजस्थान में वीड कंट्रोल करने के लिए एक ऐसा वीड का हर्बिसाइड का प्रयोग किया जाता है जिसको हम सेटर्न के नाम से जानते हैं। आपको उस हर्बिसाइड का नाम बताना है। ठीक है, क्या वो प्रोपेनिल है, क्या वो ब्यूटाक्लोर है, क्या वो क्या है बेंथियोकार्प है, या फिर पेंडिमिथिलिन है? सही आंसर क्या है इसका? देखो, क्योंकि ये स्पेसिफिक राजस्थान से पूछा है तो बहुत लोगों का इसका सही आंसर पता नहीं होगा, तो इसका सही आंसर याद रखिएगा बेंथियोकार्प है। बेंथियोकार्प जो है उसका सही आंसर इसका है। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे अगर हर्बिसाइड का पूछ रहा है तो याद रखिएगा, एक होता है आपका ब्यूटाक्लोर, ये प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड होता है। ठीक है, ब्यूटाक्लोर प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड जिसको हम यूज़ करते हैं पेडी के अंदर। इसके अलावा 2,4-D जो कि पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है। इसके अलावा प्रोपेनिल, ये भी हम यूज़ करते हैं पेडी फील्ड में, ये भी आपका पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है। प्री इमरजेंस पूछेगा तो याद रखिएगा ब्यूटाक्लोर। ठीक है, 2,4-D और प्रोपेनिल जो है वो पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड में आता है। ठीक है, याद रखेंगे। और इनका जो कॉमन है मैक्टेन बोलते हैं, मैक्टेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? In wet bed method of raising rice nursery, what proportion of the main field area is typically used for the nursery? अगर वेट बेड मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, नर्सरी को तैयार करने के लिए, तो क्या प्रोपोर्शन में हम नर्सरी को तैयार करेंगे? ठीक है, तो अब वो आपको बताना है, सिंपल।
आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि लो लैंड कल्टीवेशन, अपलैंड कल्टीवेशन, मोस्टली लो लैंड कल्टीवेशन यहाँ पे करते हैं जहाँ पे पानी की भरपूर मात्रा होती है और यहाँ पे वेट नर्सरी मतलब वेट होती है, मतलब भाई वेट ऐसी की बात है, पानी आपका भरपूर है तभी तो है। और यहाँ पे मोस्टली हम जो रेशियो यूज़ करते हैं वो 1:10 करते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे पूछा था, सही आंसर इसका ये हो जाएगा, ठीक है। अपलैंड कहाँ पे करते हैं, जहाँ पानी की कमी होती है, वाटर की स्कार्सिटी होती है, तो उस फील्ड में हम अपलैंड कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम DSR डाइस सीडिंग राइस हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी डेज आफ्टर सोइंग आर सीडलिंग टाइपिकली रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग इन डेपोग मेथड। बताओ, डेपोग मेथड से अगर आपने नर्सरी तैयार करी है तो कितना दिन के बाद ये नर्सरी हमारा तैयार हो जाएगा कि इसको अब आप मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट कर सकते हो। तो वो डेज पूछ रहा है, कितना डे में हमारा नर्सरी तैयार हो जाता है डेपोग मेथड में। बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। 8 से 10 दिन, 11 से 13 दिन, 20 से 25 दिन, अब 25 से 30 दिन। बताइए सही आंसर क्या है आपका। सही आंसर इसका, बहुत लोग गलत बता रहे हैं बट सही मैक्सिमम सही बता रहे हैं। सही आंसर इसका क्या है, 11 से 13 दिन, ठीक है। अगर आप SRI मेथड यूज़ करेंगे तो 12 दिन में आपका नर्सरी जो है वो रेडी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप डेपोग मेथड यूज़ करेंगे तो 11 से 13 दिन से 11 से 14 दिन या फिर 13 दिन के आसपास जो है वो आपका नर्सरी तैयार हो जाएगा ट्रांसप्लांट करने के लिए। अगर आप नॉर्मली आपने ना SRI यूज़ किया है ना ही डेपोग यूज़ किया है, नॉर्मली आपने नर्सरी तैयार करी है तो आपका 25 से 30 दिन के अंदर जो है वो आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब डिपेंड ये करता है कि क्वेश्चन के अंदर कौन सा मेथड पूछा है, ठीक। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ, विच राइस नर्सरी मेथड, ठीक है, रिक्वायर्ड द लिस्ट अमाउंट ऑफ नर्सरी एरिया पर हेक्टेयर, ठीक है। आपको कौन सा ऐसा नर्सरी मेथड है जिसमें बहुत ही कम एरिया रिक्वायर्ड होता है पर हेक्टेयर अगर हमें नर्सरी तैयार करनी है तो। बताइए, ड्राई बेड मेथड, वेट बेड मेथड, SRI मेथड या डेपोग मेथड, बताइए कौन सा है। बिल्कुल सही, सही आंसर इसका है डेपोग मेथड। डेपोग मेथड पता है आपको 60 to 65 मीटर स्क्वायर में हम करते हैं फॉर 1 हेक्टेयर के लिए। अगर हमें 1 हेक्टेयर के लिए तैयार करना है नर्सरी तो 60 to 65 मीटर स्क्वायर में ही हम नर्सरी को तैयार कर देते हैं। तो कम एरिया में हम ज़्यादा नर्सरी को, ज़्यादा सीडलिंग को तैयार कर रहे हैं ताकि उसको हम मेन फील्ड में तैयार कर सकें। तो इस टाइप का जो हम प्रैक्टिसेस हैं वो डेपोग मेथड में करते हैं, ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। SRI मेथड से क्वेश्चन आ गया। SRI मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन वाज डेवलप्ड इन विच कंट्री। कौन से कंट्री में ये मेथड डेवलप किया गया था। फिलीपींस में, इंडिया में, मेडागास्कर में, जापान में। बताइए कहाँ किया गया था। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, पूछा गया एग्जामिनेशन के अंदर। सही आंसर इसका हो जाएगा भैया मेडागास्कर। कहाँ हो जाएगा, मेडागास्कर। 1980, याद रखिएगा 1980 में हमारा ये SRI मेथड डेवलप किया गया था। फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ठीक है। इसमें हम स्क्वायर फॉर्म में प्लांट को लगाते हैं, है ना, ट्रांसप्लांट करते हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा होता है, मतलब आपको लगेगा कि यहाँ पे स्क्वायर बना हुआ है। इस तरीके से हम जो है इसकी ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, ठीक है, देख पा रहे हो। और इस मेथड से हम 20 से 25% पानी का भी सेविंग करते हैं। इंडिया में पहली बार ये प्रैक्टिस तमिलनाडु में किया गया था, अंडर तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके गाइडेंस में इनकी जो प्रैक्टिस पहली बार इंडिया में तमिलनाडु में किया गया था, ठीक है। इनके फादर है हेनरी यू लुलानी, हेनरी यू लुलानी, ठीक है, इनके फादर है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके अलावा मैंने बताया आपको कि इसमें जो है मोस्टली हमारा 12 दिन में नर्सरी जो है वो तैयार हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने इसकी बात याद रखिएगा, मोस्टली हम जब सीडलिंग जब ट्रांसप्लांट करते हैं मेन फील्ड के अंदर तो एक में हम 2 से 3
सीडलिंग को रखते हैं एक एक जगह से, जब डाल रहे हो ना 2 से 3 को ऐसे खोस देते हैं, फिर ऐसे डाल देते हैं, फिर ऐसे डाल देते हैं। लेकिन हम जब मतलब हिल पर हिल हम 2 से 3 सीडलिंग को रखते हैं, लेकिन हम जब SRI मेथड यूज़ करेंगे तो ओनली एक हिल को हम एक सीडलिंग को पर हिल हम ऐसे डालते हैं फील्ड के अंदर। ठीक है, इतनी बातें याद रखिएगा। चलिए SRI से रिगार्डिंग हमने बातें कर ली कुछ इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन ये बोल रहा है आपसे, विच सब स्पीसीज ऑफ ओराइजा सैटाइवा इज प्राइमरली कल्टिवेटेड इन इंडोनेशिया। अब आपको यहीं से आंसर मिल जाएगा भाई कि इंडोनेशिया में कौन सा कल्टिवेट करते हो, बताओ इंडोनेशिया में कौन सा ओराइजा सैटाइवा का सब स्पीसीज कल्टिवेट होता है, जिसको हम बालू पेडी भी बोलते हैं, इनको हम वाइल्ड पेडी भी बोलते हैं। कौन सा है बताइए? क्या वो इंडिका है? तो भाई इंडिया में होता है। जपोनिका जापान में होता है। जेवेनिका इंडोनेशिया में होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? सही आंसर इसका जेवेनिका हो जाएगा। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, पूछा गया है। जेवेनिका इज आल्सो नोन एज बालू राइस और वाइल्ड राइस, जंगली धान बोलते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। राइस ग्रोन ड्यूरिंग द विंटर सीजन सोन जून जुलाई एंड हार्वेस्ट नवंबर दिसंबर। ठीक है, इस लोकल में इसको क्या बोलते हैं? आपने दादी अम्मा से सुना होगा, अगहन आ गया, पूस आ गया, बैसाख आ गया, है ना। तो आपको लोकल बताना है कि क्या इसको बोला जाता है इंडिया में। क्या उसको हम ओस बोलते हैं, अमन बोलते हैं, बोरो बोलते हैं, खरीफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बोलिए। जब आप राइस की सोइंग करते हो टाइम पीरियड दिया हुआ है जून जुलाई। ठीक है, देखो मई और जून में अगर आप सोइंग कर रहे हो, ठीक है, तो प्री खरीफ, तो ये हमारा प्री खरीफ का टाइम होता है। ठीक है, अगर आप जून जुलाई में सोइंग कर रहे हो तो ये खरीफ टाइम होता है, इसको हम अमन या अगहन बोलते हैं। ठीक है, अमन या अगहन बोलते हैं। सही आंसर इसका अमन हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? अमन। बट आई विल, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, थोड़ा सा मैं आपको एक बार थोड़ा इसका सही आंसर बता देता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है। ठीक है, एक मिनट। देखो, अगर आप मई जून में, ध्यान सुनो, अगर आप मई और जून में सोइंग कर रहे हो, ठीक है, तो इस टाइम पे हम जो लोकली नाम देते हैं वो ओस, ऑटम और या प्री खरीफ। ओस, ऑटम, प्री खरीफ। तो ये ओस टाइम जो हो गया ना, ये आपका मई जून वाला टाइम हो गया। अगर आप मई जून मतलब खरीफ सीजन आने से पहले आप लगा रहे हो, उसको ओस ऑटम बोलते हैं। ठीक है, ओस ऑटम या फिर प्री खरीफ। ठीक, लेकिन अगर आप खरीफ टाइम पे लगा रहे हो, एग्जैक्ट जो आपका जून जुलाई टाइम पे आपने उसकी सोइंग करी है, तो उस टाइम इनको हम नाम देते हैं, दैट इज अमन, अगहन और खरीफ। अमन, अगहन, खरीफ। तो अमन भी हो जाएगा सही, अगहन भी हो जाएगा सही। ठीक है, मैं सही बता रहा था बट थोड़ा सा कंफ्यूज था। ठीक है, और अगर आप सोइंग नवंबर दिसंबर में कर रहे हो, ठीक है, तो इसको हम समर बोलते हैं, क्योंकि जब इसकी हार्वेस्टिंग करोगे तो आप अप्रैल मई पहुंच जाओगे। ठीक है, तो इसको हम समर बोलते हैं या फिर बोरो बोलते हैं। ठीक, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है, गोल्डन राइस वाज डेवलप्ड टू कॉम्बैट द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। गोल्डन राइस में कौन सी विटामिन जो है वो डेवलप, क्या बोलता है, गोल्डन राइस पर डेवलप टू कॉम्बैट द डेफिशिएंसी ऑफ। भाई गोल्डन राइस को डेवलप किया गया था कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से बचने के लिए, है ना। बताइए, सिंपल सी बात, आपको पता है विटामिन ए के अंदर क्या गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है? विटामिन ए। विटामिन ए को फोर्टिफाई करके जो है वो पेडी में डाला गया है। ठीक, सिंपल सी बात है, फोर्टिफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है, हु इज क्रेडिटेड विथ द डेवलपमेंट ऑफ सुपर राइस कंसेप्ट। सुपर राइस कंसेप्ट जो है ना, सुपर राइस कंसेप्ट, वो कंसेप्ट किसने दिया है? यान लोंगपिंग, E.A. सिद्दीकी, है ना, इंगो पोर्टकुश और G.S. कुश। सही आंसर क्या है इसका? है ना, सुपर राइस कंसेप्ट इसलिए लाया गया था ताकि हाई यील्डिंग हो, यील्ड जो है वो ज़्यादा हो सके, कम पानी को हम यूज़ कर सके, मतलब वाटर सेविंग हम कर सके। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हमारा ये बताता है।
है ना। तो ये कंसेप्ट को किसने दिया था? सही आंसर इसका हो जाएगा जी.एस. कुश। जी.एस. कुश जो है उन्होंने इस कंसेप्ट को दिया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। विच राइस वेराइटी इज नोन एज मिरेकल राइस और मैजिक राइस इन वर्ल्ड? ध्यान सुनो, कहाँ पूछा है? बहुत लोग अकबक्की में आंसर मार देते हैं। क्या? जया। वाह, बहुत लोग आंसर दो कमेंट में देखेंगे तो बहुत लोग जया मार रहे हैं। अरे जया कहाँ से होगा मेरे भाई? क्या बोला है यहाँ पे? वर्ल्ड बोल रहा है। थोड़ा ध्यान से समझा करो ना, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? वर्ल्ड बोल रहा है। आप क्या मार रहे हो? जय मार रहे हो। अरे जया तो इंडिया का है, इसको इंडिया का हम मिरेकल राइस बोलते हैं, ना कि वर्ल्ड का। तो इसलिए बोलते हैं, इसलिए आप लोग छोटा छोटा चीज़ पढ़ते नहीं हो और बाकी में आंसर वहाँ मार देते हो, बाद में पता चला अरे मिस्टेक हो गया। तो क्वेश्चन सही से देखा करो ना, क्या बोल रहा है? वर्ल्ड बोल रहा है। वर्ल्ड बोल रहा है, सही आंसर क्या हो जाएगा? IR8 हो जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं सही से पढ़ा करो, ठीक है। आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन क्या है? विच वैरायटी रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट सेमी ड्वार्फ राइस वैरायटी इंट्रोड्यूस टू द वर्ल्ड यूटिलाइजिंग द डीजी ऊजेन? ठीक है, अब देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सा ऐसा फर्स्ट सेमी ड्वार्फ वैरायटी है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था वर्ल्ड में, किसका यूज़ करके? डीजी ऊजेन का यूज़ करके। बताइए कौन सा ऐसा है? वर्ल्ड में पूछ रहा है ये, बताओ। तो वर्ल्ड में हो जाएगा TN1, है ना, टैचिव नेटिव 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो डीजी ऊजेन का जब आप क्रॉस कराओगे पेटा के साथ, किसके साथ? पेटा के साथ, तो मिलेगा आपको IR8, ठीक है। जब आप डीजी ऊजेन का क्रॉस कराओगे लेटिसेल के साथ तो मिलेगा आपको TN1, जो कि ये है फर्स्ट सेमी ड्वार्फ वैरायटी इन वर्ल्ड, ठीक है। समझ में आ गया? और IR8 जो है मिरेकल राइस इन वर्ल्ड होता है, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास। बताइए सही आंसर इसका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 30। द राइस येलो स्टेम बोरर, ठीक है, कॉज मैक्सिमम डैमेज टू विच टाइप ऑफ राइस? ठीक है, देखो बोल रहा है ना मेरे भाई कि आपको पता है कि येलो स्टेम बोरर जो है वो एक तरह का पेस्ट है जो कि कैटरपिलर स्टेज में काफ़ी ज़्यादा हार्म करता है, ठीक है। और ये कौन से स्टेज, मतलब राइस का कौन से फॉर्म पे ज़्यादा अटैक करता है? तो याद रखिएगा आपका बासमती राइस, इस पे ज़्यादा ये अटैक करता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है द ब्राउन प्लांट हॉपर इज अ वेक्टर फॉर विच वायरल डिजीज इन राइस? ठीक है, तो पूछ रहा है ब्राउन प्लांट हॉपर, तो ब्राउन प्लांट हॉपर पूछेगा, इनका ये साइंटिफिक नेम है, ठीक है। तो अगर ये नाम नहीं दिया रहेगा तो वो इस नाम से पूछ लेंगे क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए इनका साइंटिफिक नेम क्या है और कॉमन नेम क्या है, ठीक। तो ब्राउन, है ना, ब्राउन प्लांट हॉपर जब पूछा जाएगा तो आंसर मारिएगा आप ये वाला, ग्रासी स्टंट वायरस के वेक्टर है। लेकिन अगर पूछेगा ग्रीन लीफ हॉपर, ग्रीन लीफ हॉपर किसका वेक्टर है भाई? तो ये टोंगरो वायरस का वेक्टर है, ठीक है, याद रखिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है द डेवास्टिंग बंगाल फेमाइन 1943 वाज लार्जली एट्रीब्यूट टू द फेलियर ऑफ द राइस क्रॉप ड्यू टू विच डिजीज? आपको पता है कि 1943 में एक फेमिन आया था, दिस कॉल बंगाल फेमिन, और ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में भूखमरी लेकर आ गया था। बहुत लोग इससे परेशान हो गए थे, बहुत लोग सुसाइड कर रहे थे, बहुत लोग मर गए थे, ठीक है, भूखमरी के कारण। तो ये किसके पता है राइस में आया था, लेकिन ये किस डिजीज़ की वजह से हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा ये किसकी वजह से होता है, सबको पता होना चाहिए। बताओ सही आंसर क्या है इसका? बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, टोंगरो वायरस, राइस ब्लास्ट या फिर ब्राउन लीफ स्पॉट, किसकी वजह से हुआ था ये? ऑफ कोर्स ये सही आंसर इसका है ब्राउन लीफ स्पॉट, और इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म था हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे, जो एक क्या है, फंगस है। ये फंगस जो है वो लग गया था और पूरा राइस फील्ड को बर्बाद कर दिया, ठीक है, जिनकी वजह से 1943 में बंगाल फैमिन का सामना करना पड़ा, ठीक है। और
याद रखिएगा, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, क्रेशक इज अ सीवियर विल्टिंग फेज एसोसिएटेड विथ विच राइस डिजीज ऑफन सीन इन नर्सरी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको हिंट दे दिया है, हिंट दे दिया है। पहला हिंट तो क्रेशक, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसको डेफिनेटली सही कर पाएंगे, नहीं पढ़ा होगा तो अभी आप कभी सही कर ही नहीं पाओगे। तो क्रेशक, विल्टिंग, ठीक है, और ये कहाँ देखने को मिलता है, नर्सरी। तो 3 आपको हिंट मिला हुआ है। अब सही बताइए सही आंसर क्या है, राइस ब्लास्ट, सेथ ब्लाइट, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और फिर फॉल्स स्मट। सही आंसर क्या है इसका बताइए। डेफिनेटली आप लोग अभी भी वही गलती कर रहे हो कि सर ने यहाँ पे बोल्ड किया है तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा। अरे मेरे भाई, ये किसी टेक्निकल रीजन की वजह से हो जाता है, हमेशा ये सही नहीं होगा। मैं कितनी बार बोलूँ, ये बोल्ड हुआ है मतलब ये ऐसा नहीं है कि आंसर यही होगा, सर से मिस्टेक हुआ है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसका सही आंसर है आपका बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। ठीक है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की वजह से जो है वो ये आपको ये मोस्टली नर्सरी में होता है, और ये जो है आप इसको हम क्रेसेक बीमारी बोलते हैं, जेंथोमोनास ओराइजी की वजह से ये कॉज होता है। ठीक है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेम रिपीट हो गया है, 34, खैरा डिजीज इज इन राइस करेक्टराइज्ड बाय रस्ट ब्राउन स्पॉट ऑन लीफ इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच माइक्रोन्यूट्रिएंट। पहली बात याद रखिएगा, पहले तो इसका आप आंसर बताओ, फिर मैं कुछ बातें बताऊंगा जो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। बताओ, खैरा डिजीज राइस में होता है, पहली बात आप याद रखिएगा। किस 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 माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी से होता है ये, सही बोल रहे हो आप, सब ने इसको कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि जिंक की डेफिशिएंसी से आपके राइस में खैरा डिजीज होता है। एक कोई एग्जामिनेशन था उसमें जानते हो मैक्सिमम बच्चे गलत जो है वो आंसर गलत करके आए थे। सिंपल क्वेश्चन था, वो बस रट लेते हैं, खैरा डिजीज जिंक डेफिशिएंसी, खैरा डिजीज जिंक डेफिशिएंसी। अरे मेरे भाई, इससे बाहर भी तो कुछ पढ़ लो। क्या था क्वेश्चन, देखो वो क्वेश्चन जाता था बच्चा, ये जो हम अगर जिंक पूछेंगे सब बच्चा सही आंसर कर लेगा। वो क्वेश्चन घुमा दिया, क्या पूछा कि भाई खैरा डिजीज कौन से स्टेज में लगता है, क्या वो नर्सरी में लगता है, क्या वो सीडलिंग में लगता है, क्या वो राइपनिंग के टाइम पे लगता है। तो याद रखिएगा, खैरा डिजीज आपका नर्सरी में लगता है मेरे भाई। जब आप नर्सरी प्रिपेयर कर रहे होते हो ना, तो उस टाइम पे खैरा डिजीज देखने को मिलता है। पहली बात आप याद रखिएगा। दूसरा बात कि ये जिंक की डेफिशिएंसीज होता है, आप सब जानते हो। इसको डेवलप किसने किया था, YL नेने ने। ठीक है, YL नेने ने इनको डिस्कवर किया था। ये 3 बात आप याद रखिएगा। ठीक है, नर्सरी में लगता है, जिंक की डेफिशिएंसी से ये होता है, और YL नेने ने इनकी डिस्कवरी करी थी। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए बहुत बढ़िया। चलो देखो, अब ना अब आपके पास बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपका मार्क्स नहीं बन रहा है अभी तक, तो ये जो कुछ क्वेश्चन अभी मैं आपको दूंगा ना, वो क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं वो मार्क्स को बूस्ट करने में काम आएगा। ठीक है, इससे पहले जितना क्वेश्चन थे थोड़ा बहुत चैलेंजेस थे, तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तभी आप आंसर कर पाएंगे। लेकिन अभी जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो कहीं ना कहीं बहुत ही ईजी क्वेश्चन मिलेंगे, आपने इसको कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। चलो बताइए, राइस का क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 12, 11, 24 या 22? बताइए। अरे 22 कहाँ से होगा मेरे भाई, बहुत लोग 22 आंसर कर, 22 कहाँ से होगा, कहाँ पढ़ा है आपने, 22 कहाँ होगा? नहीं, गलत है, ये 22 नहीं होगा। अरे पढ़ा होगा, सही आंसर इसका है 2n इज इक्वल टू 24। डिप्लॉयड होता है मेरे भाई, डिप्लॉयड होगा तो 24 होगा ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ राइस कल्टिवेटेड इन इंडिया। इंडिया में कल्टिवेट किया जाता है, ठीक है, वो कौन सा राइस का टाइप नहीं है, ये पूछ रहा है, नॉट पूछ रहा है। ऑटम, मैंने बताया था, औस, ऑटम, प्री खरीफ, इनकी सोइंग की जाती है कब, मई जून के टाइम पे, औस, ऑटम, प्री खरीफ। ठीक है, आपका स्प्रिंग है ना, समर, स्प्रिंग, बोरो। ठीक है, ये नवंबर दिसंबर में इनकी सोइंग की जाती है, और मई आपका अप्रैल मई में इनकी जो है वो हार्वेस्टिंग की जाती है। कौन सा नहीं होता है, समर, विंटर, विंटर 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 हमारे यहाँ नहीं होता है, तो ये सही आंसर इसका विंटर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ें।
चलो अगला क्वेश्चन है आपका, द राइस ग्रोन इन प्री मानसून सीजन इज नोन एज, प्री मानसून में जस्ट अभी बताया ऑज ऑटम प्री खरीफ, तो अब देखिए ऑप्शन में क्या है, ऑटम है ना, प्री खरीफ तो नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑटम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी ऑफ राइस इज मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, कौन सी ऐसी वेराइटी है राइस का जो कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर के प्रति बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, क्या वो इंडिका है, जपोनिका है, जवेनिका है, या फिर सेटाइवेसी है, कौन सा सही आंसर इसका बताइए। इंडिका नहीं होगा, जेपोनिका नहीं होगा, तो आंसर क्या है इसका, सॉरी जेवेनिका नहीं होगा, जेपोनिका सही आंसर क्या है इसका, आपका जेपोनिका जो है ना, वो ये जो जापान में कल्टीवेट किया जाता है और ये लोजिंग रेजिस्टेंट होता है, ठीक है, और ये नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर के प्रति बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होता है, भूलिएगा नहीं, जेपोनिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेस्ट वेट ऑफ राइस, राइस का टेस्ट वेट कितना होता है, ठीक है, बताइए कितना होता है राइस का टेस्ट वेट, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 10 ग्राम, 25 ग्राम, कितना होता है बताओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, पूछा गया एग्जाम के अंदर, सिंपल है भाई, राइस का कितना होता है 25 ग्राम, 25 ग्राम राइस का होता है, ठीक है। बासमती राइस का कितना होता है 21 ग्राम, ठीक, भूलना क्या है इसमें। अब देखो टेस्ट वेट क्या होता है, बताइए टेस्ट वेट क्या होता है। टेस्ट वेट पहले तो ये बताओ कि हम कैसे सीड लेते हैं, बोल्ड सीड या फिर स्मॉल सीड, बताइए टेस्ट वेट में कैसे सीड लेते हैं, बोल्ड या स्मॉल। डेफिनेटली यहाँ पे हम लेते हैं स्मॉल सीड, ठीक है, और ये 1000 सीड को लेके किया जाता है टेस्ट वेट, ठीक है। इसके अलावा एक और होता है सीड इंडेक्स, सीड इंडेक्स के अंदर हम 100 बोल्ड सीड को लेके करते हैं, जैसे ग्राउंडनट हो गया, मेज हो गया, वैसे सीड को लेके हम यहाँ पे इंडेक्स वो निकालते हैं, ठीक है, सीड इंडेक्स। और सीड टेस्ट वेट में हम लोग 1000 दाने को लेके निकालते हैं। तो जो आपका राइस का टेस्ट वेट है वो 25 ग्राम हो जाएगा, बासमती राइस का 21 ग्राम हो जाएगा, याद रखिएगा दोनों का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड फर्स्ट हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी, अब कंफ्यूज मत करना, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर पूछा है आपसे वर्ल्ड फर्स्ट हाई यील्डिंग, है ना, अगर ये हाई यील्डिंग को हटा दिया जाए आपसे, इसको हटा दिया जाए ना, हाई यील्डिंग को हटा दिया है, पूछा वर्ल्ड फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी, अभी यहाँ पे सेमी ड्वार्फ वैरायटी पूछेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा TN1, ठीक है, TN1 अगर वर्ल्ड फर्स्ट सेमी ड्वार्फ वैरायटी पूछेगा तो। लेकिन अगर वो क्वेश्चन आपसे पूछा है वर्ल्ड फर्स्ट हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी, तो हाई यील्डिंग जहाँ पे आपको लग जाएगा तो आंसर हो जाएगा पूसा बासमती 1, ठीक, ऐसे करना ऑप्शन। आगे बढ़े, चलो, डेपोक मेथड इज यूज्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ, डेपोक मेथड हम यूज़ करते हैं किसकी कल्टीवेशन में, तो भाई तो हलवा क्वेश्चन है, राइस में, व्हीट में, मेज में, बार्ले में, भाई अभी भी आंसर बहुत लोग मेज कर रहे हैं। क्या तुम लोग क्या पढ़ते हो, कहाँ से पढ़ते हो, बस ये बताओ। अभी मैंने बताया था ना, डेपो में बहुत ही कम एरिया, नर्सरी के लिए बहुत कम एरिया देते हैं, ठीक है, तो जस्ट मैं बताया अभी जस्ट आपको, है ना, इसका मैं बताया भी कि कितने टाइम में इनकी नर्सरी तैयार हो जाती है, उसके बावजूद तो आप मेज आंसर कर रहे हैं। अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो, अच्छा पढ़ते हो तो रटो नहीं, चीज़ों को समझते हुए पढ़ो, तभी आपको याद रहेगा, ठीक है, रटते हो तो भूल जाओगे, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइस, राइस पे यूज़ करते हैं हम लोग डेपोक मेथड। आगे बढ़ते हैं, बोलता है व्हाट इज़ द स्पेसिंग ऑफ खरीफ राइस, खरीफ राइस का स्पेसिंग क्या होता है, बताइए खरीफ राइस का स्पेसिंग क्या होता है, 25 × 25 सेंटीमीटर, 30 × 30, 20 × 15 और फिर आपका 10 × 10। सही आंसर क्या है इसका, देखो 25 × 25 ये हम कहाँ मेंटेन करते हैं, श्री मेथड में, श्री मेथड में जो हम मेंटेन करते हैं वो 25 × 25 सेंटीमीटर का स्पेसिंग मेंटेन करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे खरीफ क्रॉप ना होके यहाँ पे अगर रबी राइस होता है ना, रबी राइस, तो उसके लिए जो हम स्पेसिंग मेंटेन करते हैं 15 × 15 करते हैं, अगर रबी राइस होता तो,
देखो बहुत होते हैं सर रबी में कहाँ राइस लगता है, राइस तो खरीफ क्रॉप है। अरे मेरे भाई कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे राइस तीनों सीजन में कल्टीवेट किया जाता है, ठीक है। तो उस जगह की मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे अगर आप रबी में कल्टीवेट कर रहे हो तो 15x15 का आप स्पेसिंग मेंटेन करेंगे। वो यहाँ पे वाइड स्पेसिंग इसलिए मेंटेन किया जाता है ताकि क्योंकि आप वो सीजन चल नहीं रहा है, ठीक है। तो वही यही बात मतलब आपको अच्छे तरीके से उसमें सनलाइट पड़ सके, अच्छे तरीके से वो न्यूट्रिएंट का यूज कर सके, इसलिए हम यहाँ पे वाइड स्पेसिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सी मेथड में 25x25। और अगर खरीफ का सिंपल पूछ रहा है खरीफ का तो इसका होता है 20x15। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वही क्वेश्चन आ गया रबी राइस वाला। तो रबी राइस में जस्ट मैंने बताया कितना, 15x15, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। हमने आज टोटल 50 के अप्रॉक्स क्वेश्चन हमने करे हैं। आप देखिए अगर आपका अप्रॉक्स 40 प्लस हो रहा है तो आप अच्छे जगह पे हैं। थोड़ा बहुत और मेहनत करना स्टार्ट कीजिए और कंसेप्ट को अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिए, है ना। डेफिनेटली आप सही करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आप हमारे थ्योरी वाला क्लास को अगर अटेंड कर लिए ना तो डेफिनेटली आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैंने बहुत डिटेल में करवाया है, 1 घंटा मैंने लिया है और वहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएगा। प्रॉपर मैंने अच्छे तरीके से करवाया है पेडी वाला, तो उसको आप डेफिनेटली विजिट कीजिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। और ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग वीट के बारे में जो है वीट के ऊपर एमसीक्यू लेके आएंगे। तो इस लेक्चर को अटेंड करने से पहले, वीट का जो एमसीक्यू सेशन होगा उसको अटेंड करने से पहले आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमारे वीट का जो थ्योरी क्लास है उसको करके आएंगे, तभी आप जाके यहाँ पे 50 में आपका 45 है ना, 40 प्लस है ना, को 50 मार्क्स भी आ सकते हैं। तो आप वो वीट वाला सेशन डेफिनेटली अटैम्प्ट करके आइएगा, देन आप हमारे एमसीक्यू सेशन को में आप आइए, ठीक है। डेफिनेटली आपका सही आंसर होगा, ठीक है। और अगर कम मार्क्स आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर 30 पे हो 20 पे हो तो कोई बात नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। देखो अगर आप में जीतने की लत है ना, तो अगर आप जीतने की आप उम्मीद में हो तो डेफिनेटली आज निकल आप पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आप इससे डिमोटिवेट हो गए कि हमसे नहीं हो पाएगा तो फिर ज़िंदगी में नहीं हो पाएगा, ये वो जान लो। तो आप इससे डिमोटिवेट मत हो, बस ये देखो कि आज 30 नंबर आए तो अगला जो हमारा वीट होगा उसमें हम पढ़ के जाएंगे, अच्छे तरीके से रिवाइज करके जाएंगे, तो उसमें हम 40 प्लस करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। तो ये जुनून के साथ जाएंगे ना तो डेफिनेटली आपका और बढ़ेगा नंबर, घटेगा नहीं, ठीक है। तो इस मोटिवेशन के साथ मैं इस क्लास को यहाँ पे क्लोज करता हूँ। डेफिनेटली आपकी जो आज एमसीक्यू करवाए गए हैं वो अच्छे लेवल के हैं और इससे बाहर क्वेश्चन आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे वीट के एमसीक्यू डिस्कस कर रहे होंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और मेहनत करते रहिए। चलिए, थैंक यू सो मच।